हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बात सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कर रहे हैं, जो कि पंचकुला के कालका में पहुंचे और वहां उन्होंने दरअसल मंदिर में पहुंच करके उन्होंने मां काली के दर्शन किए। और आपको बता दें कि उन्होंने प्रसिद्ध शक्तिपीठ काली माता मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना भी की। इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने बालाजी मंदिर और चंडी मंदिर में भी माथा टेका। सीएम ने ऐतिहासिक पातशाही गुरुद्वारे में भी अरदास की। सीएम मनोहर लाल के साथ केंद्रीय जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। मंदिर दर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 एडवाइजरी का पूरी तरह से पालन किया गया। वहीं टिड्डी दल का आतंक इससे पहले आपने देखा, लेकिन इसको लेकर के इस वक्त फतेहाबाद के किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और साथ ही लगते हुए राज्य जो है हरियाणा से, वहां से जिस रूप में टिड्डी दल का आतंक देखने को मिला, राजस्थान सीमा से सटे अगर इसमें भट्टू कला क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें खेतों में उड़ते जो ग्रास होपर हैं या टिड्डियां हैं, इसको समझ करके किसानों में हड़कंप मच गया है। ग्रास होपर को टिड्डियां समझकर घबराए किसानों ने तुरंत कृषि विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही कृषि विभाग और पौधा संरक्षण विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची टीम ने जांच की तो पता चला कि खेतों में उड़ रहे कीट टिड्डियां न होकर के ग्रास होपर थे। इसके बाद कृषि विभाग की टीम ने मौके पर मौजूद किसानों को समझाया और किसी तरह की चिंता न करने की बात कही। मामले की जानकारी देते हुए फतेहाबाद के कृषि उप निदेशक राजेश सिहाग ने बताया कि भट्टूकला क्षेत्र के कई गांव से किसानों की ओर से सूचना मिली थी कि उनके यहां खेतों में टिड्डियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सूचना के बाद जब मौके पर कृषि विभाग की टीम पहुंची तो जांच करने पर पाया गया कि खेतों में दिखाई दिए गए कीट टिड्डियां नहीं थे, बल्कि ग्रास होपर थे, जो कि लोकल स्तर पर पाए जाते हैं और ये किसी तरह का नुकसान फसलों को नहीं पहुंचाते। हमारे पास कई गांव से शेखोपुर, ढाबी कला, ढाबी खुर्द और खावड़ा कला से किसानों के फ़ोन आए थे कि हमारे यहाँ पर टिड्डी आ गई है। इसके तुरंत बाद मैंने खंड कृषि अधिकारी भट्टू व ADOs को वहाँ पर तुरंत मौके पर जाके निरीक्षण करने के लिए भेजा। तो वह निरीक्षण दिखाई दिया कि वहाँ जो राजस्थान से जो टिड्डी आती है वो ऐसी इस टाइप की कोई टिड्डी नहीं है। हमारे जो हर साल जो ग्रास होपर है वो एक किले में 10 से 15 ग्रास होकर उड़ते हुए दिखाई दिए। तो इनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये रूटीन में हर साल ये इतने तो अपने आते हैं। तो किसानों को सलाह दी गई आप पैनिक ना हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपने लोकल है, ये ऑटोमेटिक कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। और वहीं गुरुग्राम में अवैध माइनिंग का काला कारोबार लगातार जारी है और इसको लेकर के जो काला कारोबार करने वाले लोग हैं वो ना तो किसी का डर रखते हैं, ना ही उनको प्रशासन का कोई खौफ है। और इसी को लेकर के फिलहाल तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल गुरुग्राम में अवैध माइनिंग से जुड़े काले कारोबारियों ने बीते दिन कानून की परवाह न करते हुए 100 की स्पीड में डंपर दौड़ाया और भौंडसी थाना क्षेत्र के रायसीना क्रशर जोन इलाके में माइनिंग इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर समेत माइनिंग टीम को कुचलने की कोशिश के बाद आरोपी ने मौके से गाड़ी भगा ली। इस मामले में माइनिंग टास्क फोर्स के नोडल अधिकारी की माने तो कल माइनिंग टीम को यह सूचना मिली थी कि रायसीना क्रशर जोन में अवैध माइनिंग कर चोरी का पत्थर लाया जा रहा है। माइनिंग टीम ने इसको लेकर 3 तरफ से नाका लगाया, लेकिन जैसे ही डंपर को रोकने का इशारा किया गया, वैसे ही डंपर चालक ने तेजी से माइनिंग टीम को कुचलने की कोशिश की और अचानक हुए हमले में इंस्पेक्टर आनंद और सब इंस्पेक्टर महेंद्र के साथ रेडनिंग टीम की जान भी बमुश्किल बच पाई। बहरहाल अवैध माइनिंग से जुड़े काले कारोबारियों के 2 आरोपियों को मेवात इलाके से गिरफ्तार कर डंपर को भी कब्जे में
लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये रायसीना क्रैशर जोन है हमारे बोंडसी पुलिस स्टेशन के इलाके में। वहाँ पे हमारी माइनिंग की टीम उसको जो चोरी का पत्थर लेके आने वाली गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन उनके पास थी, उस पे काम करते हुए उन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी। तो जब जिस रास्ते से उस गाड़ी को आना था वहाँ से ना आके एक चोर रास्ते से गाड़ी एकदम आके क्रैशर जोन में घुसी, तो उन्होंने जो ही उसको घेरने की कोशिश की तो गाड़ी में मौजूद 3 आदमी थे। तो ड्राइवर ने उस गाड़ी को खाली करके और जो हमारी रेडिंग पार्टी थी उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें ड्राइवर राजेंद्र था, उसको वो मरते मरते बचा है। उसके ऊपर गाड़ी धकेल दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपना बचाव करते हुए उन्होंने अपनी गाड़ी भगा ली। पुलिस ने पीछा किया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने एक यहाँ पे सोना सिटी, सदर और मेवात पुलिस की मदद लेते हुए चारों तरफ उन्होंने दौड़ भाग करके उस गाड़ी को पकड़ा और उसमें से एक ड्राइवर भागने में कामयाब हुआ, लेकिन 2 आदमी हमने उसमें अरेस्ट कर लिए हैं। वहीं हाल फिलहाल निजी स्कूल बंद हैं। किसी भी रूप में निजी स्कूलों के अंदर जाने की अभी तैयारी नहीं की जा रही है। हालांकि सरकार इसको लेकर के विचार विमर्श एक तरफ कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बच्चों को घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक पहुंचाने वाले जो निजी स्कूल बस और वैन चालक हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट बन चुका है। स्कूल बंद होने से वैन और बसें 3 महीने से खड़ी हैं। वहीं बस और वैन चालक दाने दाने के मोहताज हो चुके हैं, जिसको लेकर आज रतिया में बस और वैन चालक लामबंद हुए। चालकों ने एसडीएम और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और गुहार लगाई कि 3 महीने से उनकी बसें और वैन खाली खड़ी हैं, जिसको लेकर के उनका टैक्स माफ किया जाए और उनकी आर्थिक मदद की जाए। जी सानू सरकार वालों जी किहड़ी टैक्स है पासिंग है साडी माफ करी जावे ते जो ड्राइवर कनेक्टर वेले बैठे जी कोई सरकार साडी सहायता करी जावे। ये स्कूल संचालकों से कॉन्ट्रैक्ट है किस तरह आपका? स्कूल ना साडा कॉन्ट्रैक्ट स्कूल सानू कुछ नहीं दे रहा जी। की कह रहे ने स्कूल वाले कहते भी हुण गड्डियां बंद ने असीं कित्थों देई पैसे जी। साडे कईयां ने मार्च दी फरवरी दी फीस रहिंदी है जी, वो भी नहीं दे रहे। वही खबर फरीदाबाद से है, जहां पर नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिस वजह से अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल दहेज को लेकर भी उठ रहे हैं। दरअसल फरीदाबाद के मंझावली गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों ने बताया कि 2017 में उनकी बेटी मेघा की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही मेघा के ससुराल वाले बार बार उस पर और दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने ही दहेज की खातिर उनकी बेटी की हत्या की है। मृतका के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में उन्होंने मेघा के सिर पर चोट और गले पर निशान भी देखे थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी। मामले में जांच अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। कब करी थी शादी आपने बिटिया की? 29 अप्रैल 2017 को करी थी। अच्छा, अब क्या घटना हुई है, क्या हुआ है? इनकी लड़ाई हो थी जी रोज की। अच्छा, 3 महीने तक। उससे पहले छुट हो जाती, हम समझा दे थोड़ी को, अब भी समझा दे। कल कोई ज्यादा ही कैडी बात हुई इनकी, तो जो मारी आप देख लो, फोटो लेके देखो उसका, ये सारा मुंह फुट्टा पड़ा उसका। यहाँ फांसी का निशान ऐसा बिल्कुल काला पड़ रही नाड। बुरा हाल हो रहा छोरी का। एक छोरी मेरे में किसकी छोरी को चोरी को कंप्लेंट मिली है, उसके रिगार्डिंग पोस्टमार्टम करा रहे हैं, जो भी इसमें जांच में सामने आएगा कार्रवाई करेंगे। क्या सूचना मिली थी पुलिस को, हुआ क्या था? फांसी लगने की सूचना भाई, यहाँ फांसी लगा हमारे को तो सर्वोदय हॉस्पिटल से ये रोका गया था भाई ब्रॉड डेड एक लेडीज आई। वहाँ पे पता वहाँ पहुँचने पे लोगों से पूछताछ पता चला कि फांसी लगाई। वहीं तस्करी को लेकर के कई बार सवाल उठ चुके हैं और बार बार इसको लेकर के ये सवाल भी पूछा जाने लगा है कि आखिर ये तस्करी
कब तक चलती रहेगी और कब इस पर नकेल कसी जा सकेगी। दरअसल सिरसा में एनआईए की टीम एक बार फिर से कुख्यात तस्कर रंजीत सिंह उर्फ चीता के घर पहुंची। एनआईए के एसपी तेजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम तस्कर के घर पहुंची और आपको बता दें कि कुख्यात तस्कर रंजीत को पुलिस ने पिछले महीने सिरसा से गिरफ्तार किया था और आरोपी के पास से पुलिस ने 532 किलो हेरोइन भी जब्त की। जिस घर पर एनआईए की टीम पहुंची वहां पर 8 महीने तक आरोपी छुपकर रहा करता था, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और दुनिया भर के साथ साथ भारत की भी स्थिति लगातार आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसमें हरियाणा प्रदेश के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है और खास करके गुरुग्राम, जो कि अभी कोरोना का एपिसेंटर हरियाणा के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर रोज के हिसाब से 100 से ज्यादा अभी तक संक्रमित मरीज गुरुग्राम में ही देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में अस्पतालों के भीतर की जो अनदेखी सच्चाई है वो भी उभर करके सामने आ रही है। जरा आप भी देखिए। कोरोना काल में पैसे का मीटर दौड़ाने के लिए निजी अस्पताल लोगों के सांसों पर ब्रेक लगा रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल ज्योति पार्क की रहने वाली एक कोरोना संक्रमित महिला को 1 जून को सेक्टर 37 के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान निजी अस्पताल में महिला की हालत बिगड़ने लगी। महिला के परिजनों ने हालत बिगड़ता देख निजी अस्पताल से मरीज को रेफर करने की गुहार लगाई, लेकिन अस्पताल प्रशासन पहले आनाकानी करता रहा। जब परिजनों ने दबाव बनाना शुरू किया तो अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस भेजा। इसके बाद जब एम्बुलेंस से पीड़ित महिला को झज्जर के एम्स अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू हुई तो निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने साथ जाने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में एक डॉक्टर साथ जाने को तैयार हुआ, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था नहीं की और यही वजह महिला की मौत का कारण बन गया। एम्बुलेंस दो, हम आपको एम्बुलेंस नहीं देंगे। हमने 15,000 रुपए देके अपनी एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस बुलाने के बावजूद इन्होंने कहा आप अपनी वापस दे दो, हम अपनी देंगे। इन्होंने अपनी एम्बुलेंस बुलाने के बाद हमें वहाँ पर 7 बजे तक खड़ा होने के बाद हमने वहाँ काउंटर में बोला, हमने थोड़ा शोर मचाया। हमने कभी हमारे पेशेंट मर जाएगा। 6 साढ़े 6 बजे मेरी सिस्टर ने मैं अपने बेटे को फोन करा, कहते हैं मैं मर रही हूँ, मेरी ऑक्सीजन तक निकल गई है। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, ना कोई कार्रवाई। जब हम शोर मचाया तो वहाँ 2 घंटे में कोई डॉक्टर आया। 8 बजे डॉक्टर आने के बावजूद कहता है मैं इसके साथ बैठ के नहीं जाता। हमने कहा अगर उसको रास्ते में कुछ हो गया ट्रीटमेंट कौन देगा? कोई डॉक्टर नहीं बैठा। मजबूरी में जाकर जबरदस्ती उन्होंने एक डॉक्टर बैठाया। वो डॉक्टर हमें रास्ते में लेके हमारे साथ चल दिया। वहाँ पहुंचे तो वो कहते हैं सोलह भी इसको सांस की प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर नहीं जा रहा था, कोई नर्स नहीं जा रहा था। हम इतना परेशान हुए, हमने इनके हाथ जोड़े, पैर पकड़े, भी कोई डॉक्टर भेज दो, रास्ते में कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई मेडिसिन को जरूरत पड़ जाएगी, कुछ भी है। तो इन्होंने कुछ भी है, बड़ी मुश्किल एक डॉक्टर बैठा था, उसने भी ऑक्सीजन गलत लगाई। जब दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद तो वहाँ से जो सरकारी नर्स आई, वो कहती है जी इसकी ऑक्सीजन भी आपने गलत लगा रखी है, इसमें तो सांस ही नहीं जा रहा। तो उन्होंने उसको उठाया और अंदर जाते ही 10 या 15-20 मिनट बाद वो एक्सपायर होगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जब महिला अस्पताल से रेफर होकर एम्बुलेंस में बैठती है तब उसकी हालत उतनी खराब नहीं होती, लेकिन झज्जर एम्स पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। वहीं इस पूरे मामले में एम्स के नर्सिंग ऑफिसर की माने तो डिस्चार्ज करते समय निजी अस्पताल की तरफ से मरीज को जो सुविधाएं दी गई थी उसमें बहुत खामियां थी। उन्होंने बताया कि मरीज को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलना मौत की वजह बन गई। देखिए, जो सीमा अरोड़ा का मामला जो कल सोशल मीडिया में उठा है, उसको ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हुई है। इसको मैंने उनका जो वीडियो देखा उसमें मुझे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मुझे ये पता लगा कि
उस मरीज को कहीं न कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर में जितना प्रेशर होना चाहिए वो उस प्रेशर से उसको सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी। साथ में वो जो ऑक्सीजन जिस माध्यम से दी जा रही थी, जैसे वेंचुरी मास्क से जो ऑक्सीजन दी जा रही थी वो उसको जो 6 लीटर या 8 लीटर अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। वो तो शुक्र है जिला उपायुक्त का, जिनके सख्त आदेश के बाद अब निजी अस्पतालों ने भर्ती लेना शुरू कर दिया है। हालांकि इस मामले में भी जिला उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। उधर परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने भी निजी अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर निजी अस्पताल मोटा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? प्रशासन को ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस कोरोना संकट में कोई दूसरा इंसान ऐसे अस्पतालों का शिकार न हो। गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट।